तो यहाँ पे चलो हम बच्चों चालू करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 13 है अवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखिए ये क्लास 10th का है चैप्टर साइंस का। हम यहाँ पे नोट्स देखेंगे और मेरा नाम है पांचाल महक। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं चैप्टर में। सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स विच लिव टुगेदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे पे जो प्रभाव डालते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, अब इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट जिन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। ये दोनों जब मिलजुल कर इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, फॉर द सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ क्रिएचर। सस्टेनेंस मतलब गुजारे के लिए और ग्रोथ खुद को बढ़ाने के लिए जब ये साथ में रहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इकोसिस्टम। देखो अब इकोसिस्टम होते हैं दो टाइप के, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो गॉड मेड है, जो नेचुरली है, जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, फॉरेस्ट, जंगल, सी, ओशन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं मैन मेड, जैसे गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, पोल्ट्री फार्म्स। क्रॉप फील्ड्स मतलब होता है हमारे खेत खलिहान, और पोल्ट्री फार्म मतलब होता है जहां मुर्गियों को रखा जाता है। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स रहती हैं उनमें एग्जांपल है एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, फिजिकल फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। है तो ये नेचर का पार्ट ही, बट एक्चुअल में ये नॉन लिविंग है, इसलिए थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर जो खुद का खाना वो खुद बनाते हैं, फिर आता है कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, फिर आता है डिकम्पोजर जो कंज्यूमर्स को खाते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। ये जो बात है ये हम आगे सीखने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में जब हम फूड चेन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसे हम थोड़ा रह देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट में। और एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रोड्यूसर होता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। फिर होता है कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हो, यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाएं, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस और एनिमल्स। अब कंज्यूमर तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सीधा प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं, और टेरिशरी वो होते हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में से किसी को भी खा सकते हैं। तो प्राइमरी में आएंगे हर्बीवोर्स, सेकेंडरी में कार्निवोर्स, और टर्शियरी में आएंगे टॉप कार्निवोर्स। आगे देखते हैं डिकम्पोजर क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म किसी चीज को गला पिघला कर खाए उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। हम इसका एग्जांपल देते तो बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गए। जैसे अगर पड़े पड़े ब्रेड पे फंगस लग जाती है, फंजाई हो जाती है, तो वो उसको डिकम्पोज करके खा जाते हैं, किसको, ब्रेड को। और दूसरा एग्जांपल हमारे बैक्टीरिया, अगर कोई लिविंग थिंग मर गई उसके बाद सोइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको डिकम्पोज करके खा जाएंगे। यानी वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई, ये आते हैं डिकम्पोजर की कैटेगरी में जो कंज्यूमर्स को खाते हैं। और डिकम्पोजर्स का दूसरा नाम है नेचुरल क्लेंजर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल में जो चीज है, नेचर में जो गंदगी है उसको कौन हटाएगा। देखिए कोई अगर चीज मर गई तो एक टाइप से गंदगी ही हुई, तो उस गंदगी को कौन हटाएगा, ये बैक्टीरिया और फंजाई हमारी हेल्प करेंगे उस गंदगी को हटाने में। तो इसलिए इनको कहते हैं नेचुरल क्लीनर्स। ठीक है, फूड चेन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड चेन होता क्या है। तो फूड चेन का देखते हैं डेफिनेशन। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन और वेब। एक सीरीज होती है, हम उसमें बताते हैं कि कौन जानवर किसको खाता है, कौन सा किसे खा रहा है, फिर वो दूसरा जानवर किसे खा रहा है, को हम कहते हैं फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ए ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप जो होता है फूड चेन का उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। हमने ट्रॉपिक लेवल पहले थोड़ा देखा था, अब इसको अच्छी तरह समझेंगे हम। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है फूड चेन का।
फूड चेन का एग्जाम्पल ये है कि प्लांट को खाया, प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो यहां पे जो ये सीरीज बन रही है, सीरीज ऑफ फीडिंग कह सकते हैं इसे, सीरीज ऑफ फीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सीरीज ऑफ फीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फूड चेन। किसे कहते हैं? सीरीज मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज हो रही है। देखो प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। अब ईगल जब डेड हो जाएगा तो इसे क्रो और वो सब खा जाएंगे, तो आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। और जब बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक होती है एक दूसरे से मिली जुली होती है, उसको हम कह देते हैं फूड वेब, उसे कह देते हैं फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक हो, तो यहां पे हमारा फूड चेन का टॉपिक हो जाता है। फूड चेन हमने इसमें पढ़ा अच्छी तरह। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे इसमें बात है ट्रॉपिक लेवल्स की। अब फूड चेन के जो लेवल होते हैं, जो एक एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। इसका डेफिनेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन नॉन एज ट्रॉपिक लेवल। क्या कह रहे हैं? इसमें यह कहा गया है कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो उसका खाना है, उसे खाने के बेसिस पे एक स्पेसिफिक प्लेस दी जाती है फूड चेन में, उस प्लेस को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस दी गई है, एक स्थान दिया गया है फूड चेन में, उसे कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन मेक ए ट्रॉपिक लेवल। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि फूड चेन का जो कोई भी स्टेप होता है, लेवल होता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। आगे हम देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है, देखो ये है ट्रॉपिक लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं कि सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, ठीक। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या, कौन है? कार्निवोर्स हैं। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर कौन से हैं? टॉप कार्निवोरस हैं। इसके एग्जांपल देखो, प्लांट में समझो ग्रास की बात की, ग्रास किसने खाई? हर्बीवोरस। एक ले लो गोट, गोट को किसने खाया? टाइगर ने खाया। अब टाइगर किसी बीमारी से मर गया समझो, तो टाइगर को कौन खाएगा? डेड हो जाएगा टाइगर, तो इसे खाएंगे क्रो या फिर वल्चर, जो कि नेचुरल क्लीनर्स होते हैं। तो यहां पे हमारा ये ट्रॉपिक लेवल का जो टॉपिक था वो हमने ये किया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, आगे ट्रॉपिक लेवल का बहुत अच्छा यहां पे मैंने बना रखा है एग्जाम्पल के लिए। देखिए प्रोड्यूसर्स में क्या आया, देखो यहां पे है प्रोड्यूसर में ग्रास। ग्रास को खाया रैबिट्स ने, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर्स। यहां पे एग्जाम्पल के लिए क्या है? रैबिट, ठीक है। अब रैबिट को कौन खाएगा? स्नेक्स खाएंगे, जो है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं कार्निवोर्स आते हैं। यहां पे एग्जाम्पल के लिए क्या है? स्नेक। अब स्नेक को किसने खाया? टॉप कार्निवोरस, यानी टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? टॉप कार्निवोर्स आते हैं। टॉप कार्निवोर्स यानी यहां पे एग्जाम्पल में हमने लिया ईगल, ठीक है। तो यहां पे बहुत अच्छा इसका ये एग्जाम्पल है ट्रॉपिक लेवल्स के लिए, तो ये हमको अभी हम लिख सकते हैं, इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे चलिए, आगे 10% लो की बात करते हैं। 10% लो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, एग्जाम में आता है। क्या है इसके अंदर देखते हैं। द प्लांट टेक ओनली 1% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एंड दिस इज यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट सिर्फ सनलाइट, जो सनलाइट है, सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी किसके पास जाती है? प्लांट्स के पास जाती है, ठीक है। 10% लो स्टेट दैट द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज जस्ट 10%। ये कह रहा है कि जो प्लांट के बाद जो सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं 10% लो। तो 10% लो में हमें ये देखना है कि 10% लो होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और हम आगे चलते हैं। The plant take only 1% of the energy from the sunlight and convert into food used by others. प्लांट जो इतनी सारी सनलाइट जो पृथ्वी पे गिरती है, उसमें से सिर्फ 1% सनलाइट है जो एनर्जी बनाता है, सनलाइट की मदद लेके एनर्जी बनाता है प्लांट।
सिर्फ 1% सनलाइट ही यूज करता है प्लांट्स, जो दुनिया के सारे प्लांट्स सब सिर्फ 1% यूज करते हैं। 10% लॉस्ट एट द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अदर इज जस्ट 10% ऑफ टोटल। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ उसका 10% होगी। आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट देयर इज जनरली 3 और 4 स्टेप इन दिस लॉ। इसमें 3 या 4 स्टेप होते हैं क्योंकि 10% आगे एनर्जी जाती है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए क्या है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन फॉर द ऑर्गेनिज्म। ये आपके नोट्स के लिए है पर इसको 10% में आपको समझाता हूं। समझिए 100 जूल थी प्लांट के पास। 100 जूल कैसे बनी? सनलाइट है, सनलाइट का 1% यूज करके समझो प्लांट ने 100 जूल बनाया। अब प्लांट को खाया गोट ने, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, तो इसे 10 जूल एनर्जी मिलेगी। गोट को खाया ह्यूमन ने, समझो, तो 10 का 10% कितना होता है? 0.1 जूल। इतनी एनर्जी मिलेगी ह्यूमन को। अब हम जैसे जैसे देख रहे, एक स्टेप था, दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में एनर्जी इतनी कम होगी, यानी इसमें जनरली 3 या 4 स्टेप ही होते हैं इस लॉ के। और इसमें लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेप इज सो ग्रेट दैट लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन। अब देखो हर एक स्टेप पे कितना 90% एनर्जी लॉस है। 90% एनर्जी लॉस है। इतना ज्यादा एनर्जी लॉस की वजह से ऑर्गेनिज्म को बहुत कम एनर्जी मिलती है खुद के लिए यूज करने के लिए। तो ये हमारी 10% लॉ थी। 10% लॉ का अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ 10% लॉ। देखो सबसे पहले है सनलाइट। सनलाइट का 1% लिया प्लांट ने और समझो प्लांट ने बनाया 1000 जूल, प्लांट ने एनर्जी बनाई। अब प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, तो ग्रास होपर के पास 1000 का 10% कितना होता है? 100। फिर ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग में 10 जूल आई। फ्रॉग को खाया स्नेक ने या फिर ईगल ने, तो यहाँ पे 1 जूल आई। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे सनलाइट का 1% लिया प्लांट ने बनाया 1000। ये एग्जाम्पल है कि 1000 बना लिया। 1000 का जो 10% होगा वो कितना होगा? होगा 100। 100 आ गया। अब 100 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 10। तो ये 10 आ गया। अब 10 का जो 100% होगा वो कितना होगा? 1। तो ये 1 इसके बाद। अब ईगल को समझो, ईगल मरने के बाद वल्चर ने खाया, तो 1 का 1% 10% कितना होगा? 0.01 जूल। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये आप देखिए इसमें मुश्किल से 3 या 4 स्टेप होते हैं। 3 या 4 स्टेप्स क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा स्टेप होंगे तो बहुत 0.00 में हमारी एनर्जी चली जाएगी, तो बहुत कम एनर्जी चली जाएगी। इस वजह से इसमें स्टेप्स ही बहुत कम होते हैं ताकि एनर्जी को हम इजीली दिखा पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे हमारा आएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो हार्मफुल केमिकल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्वाटिक या अदर एनिमल्स में वो खा लेते हैं तो वो फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। द वेस्ट एक्यूमुलेशन इन ईच ट्रॉपिक लेवल। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा हो जाना। जो कचरा जमा हो जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, ट्रॉपिक लेवल यानी ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग की जो लेवल्स है उनमें जमा हो जाता है। ऑर्गेनिज्म अगर कचरा खाएंगे तो वो कचरा उस ट्रॉपिक लेवल में जमा हो जाएगा। वो कचरा जमा होगा, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, वो कचरा दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, वो केमिकल दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएंगे। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of this chemical get in our body. जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी, ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन टॉप पे होते हैं कोई भी फूड चेन में। कोई भी फूड चेन में जो होता है ह्यूमन हमेशा टॉप होता है। तो अगर किसी छोटे प्राणी ने कुछ कचरा खाया, दूसरा प्राणी उसको खाएगा, दूसरा प्राणी उसको खाएगा, ऐसे करके सबसे लास्ट में ह्यूमन उसको खाएगा। तो सारा वेस्ट जो है, सारा केमिकल जो है वो ह्यूमन में जमा हो जाएगा, इंसान में जमा हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जहां पे सारा का सारा जो कचरा जो तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर, उसके डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होती है? डिप्लीशन का मतलब होता है टूटना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओजोन लेयर क्या है, फिर हम देखेंगे वो टूटती कैसे है, उसको कैसे हानि पहुंचती है। तो यहाँ पे देखो, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन क्या होता है?
ऑक्सीजन कॉम्बाइंड फॉर्म में रहता है, जैसे O2 की फॉर्म में। जब ये स्प्लिट हो जाते हैं O प्लस O, और दूसरा ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाएगा O प्लस O। अब जब ये तीन ऑक्सीजन के जब एटम मिल जाएंगे ये बनाएंगे O3। ये होता है हमारा ओजोन। ठीक है, ओजोन इज डिनोटेड बाय O3। इट इज ए डेडली पॉइजन। डेडली पॉइजन मतलब ये हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी को, और ये ह्यूमन को मार सकता है अगर इसको ज्यादा इनहेल कर लिया तो हमने। तो अभी हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन विच कॉज स्किन कैंसर। क्या कहा गया है कि देखो ये हमारा अर्थ है, इसके यहां पूरे एटमॉस्फेयर के बाहर यहाँ पे हमारा ओजोन की एक लेयर बनी हुई है। यहाँ हमारा सन है, समझो सन वैसे बड़ा है पर डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं। यहाँ पे सन छोड़ रहा है यूवी रेस, सन छोड़ रहा है यूवी रेस। अब ये यूवी रेस क्या करती हैं, ये स्किन कैंसर करती हैं। ह्यूमंस में और एनिमल्स में स्किन कैंसर कर सकती है अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमन बॉडी के। इससे बचाने के लिए हमें यहाँ पे ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे, देखो अर्थ है, अर्थ में से ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी रेस पड़ेंगी, ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी रेस पड़ेंगी तो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब टूट जाएगा इनटू नेसेंट ऑक्सीजन। जो अकेला ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये टूट जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, इनमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो O2 प्लस एक O, 2O, एक O कितने बन गए, 3O बन गए। तो ये 3 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बना इसे कहते हैं हम ओजोन मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये सारी की सारी, देखो यहाँ अर्थ है, यहाँ हमारी ओजोन की लेयर है। यूवी रेस आई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, यूवी रेस आई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और बहुत कम हमारी जो सनलाइट है वो जा पाएगी। तो हम किस वजह से बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ओजोन लेयर की वजह से बचे हुए हैं। बट जो इंसानों की कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से ही ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ये इसका रीजन है इसके डिप्लीशन का, यानी इसके टूटने का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं फॉर फ्रीजिंग पर्पस, और फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब आग बुझाने में ये यूज होते हैं। एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑकर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हमारा CH, इसका फुल फॉर्म आपको आ सकता है तो ये याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेंट के यूज के लिए आते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होते हैं। बट अभी जो है, अभी हाल फिलहाल ये फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह यूज नहीं होता, पहले होता था, अभी ये बैन हो चुका है। अब ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कैसे करता है, ओजोन लेयर, ये अर्थ है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन में जाएंगे, उससे रिएक्ट करके उसमें खड्डे कर देंगे, यानी डिचेस हो जाएंगे, टूट जाएगी ओजोन लेयर। तो जहां ये खड्डे हैं वहां से हमारी सनलाइट पास हो जाएगी, यूवी रेस आ जाएगी, और अगर ज्यादा सनलाइट आएगी तो अर्थ का क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ में जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स यानी कि आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट होगी तो जो सी लेवल है, सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो इस पूरे प्रोसेस को, जो ये डिप्लीशन हो रहा है ओजोन के डिप्लीशन की वजह, जो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो सारे गलत काम हो रहे हैं, ये सब मिला के हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये पूरा प्रोसेस है, जब जो ओजोन लेयर है हमारी डिप्लीट हो जाए, उसकी वजह से जो हमें तकलीफें आए, वो पूरा प्रोसेस हम कहते हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहां हमने देखा कि ओजोन लेयर क्या होती है, उसकी डिप्लीशन क्यों होती है, कैसे होती है, और क्या कॉन्सिक्वेंस है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उसको हम कहें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये हमारा था ओजोन लेयर का। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो सोइल में डिकम्पोज हो जाए, और ब्रेड, वेजिटेबल पील, डेड एनिमल्स। इट कैन बी ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट, वेट वेस्ट। ग्रीन वेस्ट मतलब जो डिकम्पोज हो जाए वो वाला वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो डिकम्पोज न हो उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक, बेकेलाइट, ग्लास। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कहते हैं ड्राई वेस्ट, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होगा तो इसलिए हम कहते हैं ड्राई वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हमारा चैप्टर